सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। केमिस्ट्री का जो हम लोग सेशन पढ़ रहे थे उसमें केमिस्ट्री लगभग लगभग अपने अंत पर है। अब केमिस्ट्री में 2 से 3 वीडियो आएगा और केमिस्ट्री आपका खत्म हो जाएगा। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी कि दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र, इसका पार्ट 2 आज पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 में ये 4 टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं: सोप, डिटर्जेंट, फ्यूल, सीमेंट और ग्लास। आज के वीडियो में जो नेक्स्ट 4 टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आता है फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक, एक्सप्लोजिव यानी कि विस्फोटक, पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटकनाशी और पॉलीमर यानी कि बहुलक। तो इस 4 टॉपिक को आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद जो 2 टॉपिक बचता है केमिस्ट्री का विशेष रूप से, पहला टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। इसमें भी आपका 2 वीडियो आएगा। ठीक है, पहला वीडियो में केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, और सेकेंड वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, संकरण, जिसमें हम लोग शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा हो सकता है। जैसे आपसे पूछेगा H2O वाटर का शेप कैसा होता है, तो बेंट शेप, मुड़ा हुआ बेंट शेप, या कहीं कहीं इसको वी शेप भी लिख देता है। ठीक है, वाटर का कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp है कि sp2 है कि sp3 है, जो भी है वो सारा चीज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। या फिर पूछेगा NH3 अमोनिया, अमोनिया का शेप कैसा होता है, तो अमोनिया का शेप होता है पिरामिडल। तो ये सारा शेप वगैरह सब दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। यानी कि जो पहला टॉपिक था केमिकल बॉन्डिंग, उसमें 2 वीडियो आएगा। ठीक है, और दूसरा टॉपिक हम लोग का होता है हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें भी आपका 2 वीडियो आएगा। यानी कि इस वीडियो के बाद 2 और 2 4 वीडियो आएगा और केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना लेट किए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजर यानी कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में फर्टिलाइजर से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर। देखिए, फर्टिलाइजर बोलते किसको हैं? जो मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाएगा उस पदार्थ को उर्वरक कहते हैं यानी कि फर्टिलाइजर कहते हैं। ठीक, और जनरली फर्टिलाइजर 2 तरीके का होता है, एक रासायनिक उर्वरक जिसको केमिकल फर्टिलाइजर बोलते हैं, और एक जैव उर्वरक जिसको बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। जैव उर्वरक जो हम लोग को जीव जंतु प्राकृतिक चीजों से मिलता है, जैसे कि गोबर की खाद और मलमूत्र। ठीक है, तो ये जो खाद का बात की है ये प्राकृतिक उर्वरक है। खाद में आपका क्रिटिकल तत्व जो है 3 होता है, क्रांतिक तत्व 3 होता है। NPK शॉर्टकट याद रख लीजिएगा। N से हो गया नाइट्रोजन, P से हो गया फास्फोरस, K से हो गया पोटेशियम। यानी कि खाद में आपका NPK होता है, क्रांतिक तत्व यानी कि क्रिटिकल तत्व। ठीक है, तो ये जो जैव उर्वरक है, ठीक है, वो या तो गोबर से मिलेगा या तो मलमूत्र से मिलेगा। ठीक है, और कुछ और ऐसे जीव हैं जो जैव उर्वरक का काम करते हैं। ऐसे जीव जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। हम आपको बताए थे कि प्लांट जो है नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकता है, वो नाइट्रोजन के उत्पाद यानी कि नाइट्रेट वगैरह को लेता है, डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है। इसीलिए ऐसे पदार्थ जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के उत्पाद में यानी कि नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल दे, इस प्रक्रिया को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ऐसे करने वाले जीव को नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीव कहते हैं। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाले कुछ जीव का नाम याद रखना है। सबसे पहला जीव जो लेगुमिनस प्लांट यानी कि दलहनी पादप की जड़ों में रहते हैं, उस जीव का नाम है या उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है दलहनी पादप के रूट नोड्यूल्स में रहता है। कहाँ रहता है? रूट नोड्यूल्स में, जड़ों में, रूट नोड्यूल्स में रहता है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो पहला तो हो गया आपका राइजोबियम। दूसरा है आपका एजोला और एनाबेना। एजोला और एनाबेना जो है ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और ये एक साथ रहते हैं यानी कि सहजीवी की तरह रहते हैं, एजोला और एनाबेना।
एजोला जो है वो एक टेरिडोफाइट है, और एनाबेना जो है वो एक साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। बायोलॉजी वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। साइनोबैक्टीरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल। तो एनावेना जो है वो एक ब्लू ग्रीन एल्गी है यानी कि नील हरित शैवाल है, साइनोबैक्टीरिया है। एजोला एक टेरिडोफाइट है। ये दोनों भी आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, यानी कि एक जैव उर्वरक का काम करते हैं। अगला जो दो का नाम है क्लोस्ट्रीडियम और एजोटोबैक्टर। क्लोस्ट्रीडियम और एजोटोबैक्टर जो है ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, लेकिन इसमें सबसे विशेष रूप से ध्यान देने वाला है, ये मुक्त रूप से करते हैं। यानी कि क्लोस्ट्रीडियम को एजोटोबैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, या किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये अकेले आपका मुक्त रूप से नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। ये इसमें खासियत है। क्लोस्ट्रीडियम और एजोटोबैक्टर भी अकेले नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हैं। तो आपका टोटल 5 हो गया। राइजोबियम, एजोला, एनाबेना, क्लोस्ट्रीडियम और एजोटोबैक्टर, ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, यानी कि ये एक जैव उर्वरक की भांति काम करते हैं। तो दो आपके उर्वरक दो प्रकार के होते हैं, एक तो रासायनिक और एक जैव। जैव पढ़ लिए है, रासायनिक उर्वरक के बारे में देखते हैं। रासायनिक उर्वरक में मेनली हम लोग एनपीके के बारे में ही पढ़ेंगे। खाद वो होते हैं जो हम लोग को प्राकृतिक रूप से, खाद जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप से हम लोग को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन रासायनिक उर्वरक जो है वो हम लोग मानव द्वारा निर्मित होता है, वो प्राकृतिक रूप से नहीं होता है, लेकिन वो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, जो नाइट्रोजन उर्वरक होते हैं वो नाइट्रेट की आपूर्ति करते हैं, जो फास्फोरस उर्वरक होते हैं वो फॉस्फेट की आपूर्ति करते हैं, और जो पोटेशियम उर्वरक होते हैं वो पोटास की आपूर्ति करते हैं। इस तीनों को समझिए। नाइट्रोजन उर्वरक जो है पेड़ पौधों को नाइट्रेट की आपूर्ति करते हैं, और इसका एग्जाम्पल याद रखिए, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट NH4 2SO4, ठीक है, ये आपको नाइट्रेट की आपूर्ति करते हैं। यूरिया NH2CO NH2, ये भी आपको नाइट्रेट प्रोवाइड करते हैं पौधे को। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यहाँ नाइट्रेट वर्ड आ ही गया, तो ये भी आपको पौधे को नाइट्रेट की आपूर्ति करते हैं। ये तीनों आपको याद रखना है। फॉस्फेट उर्वरक जो पौधे को फॉस्फेट प्रोवाइड करते हैं, जैसे DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। देखिए यहाँ फॉस्फेट वर्ड आ गया, तो ये फॉस्फेट उर्वरक हो गया। और ये दलहन के काम आते हैं, यानी कि दाल वाले प्लांट के, राहड़, अरहर, मूंग, मसूर, उड़द, ये सब दाल जो होते हैं वो फॉस्फेट उर्वरक के काम आते हैं। पोटेशियम उर्वरक का बात अगर करें तो ये पोटास यानी कि प्लांट की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। पोटास प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, और ये प्लांट की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाने के काम आता है। आजकल एक नैनो यूरिया बना है, ठीक है, जिसे बनाया है इफ्को ने। इफ्को, ये नैनो यूरिया का काम क्या है, जो पहले हम लोग बहुत सारा यूरिया उर्वरक वगैरह का छिड़काव करते थे, उसके जगह बहुत कम मात्रा में ही ज्यादा काम करता है। यानी कि प्लांट पर हल्का, एकदम हल्का मात्रा लीजिएगा उसका, तो पूरे प्लांट पर वो काम कर जाएगा। नैनो यूरिया होता है, इसका साइज एकदम बहुत कम होता है। ठीक, आगे अगला बात करते हैं। अगला टॉपिक का हम लोग बात करते हैं, तो ये टॉपिक है एक्सप्लोजिव यानी कि विस्फोटक। विस्फोटक ऐसी पदार्थ होते हैं जिनको अगर हम लोग जलाएंगे तो जलाने पर ये हम लोग को साउंड देंगे, हीट देंगे और जहरीली गैस उत्पन्न करेंगे, यानी कि ध्वनि, उष्मा और जहरीली गैस उत्पन्न करते हैं। ये होते हैं एक्सप्लोजिव। और एक्सप्लोजिव का ऐसे हमारे जीवन में ज्यादातर यूज तो आपका कम है, लेकिन विनाशकारी यूज ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला एक्सप्लोजिव का बात करें तो यह है बारूद यानी कि गन पाउडर। गन पाउडर 3 चीजों से बनता है। इस 3 चीजों में पहली चीज है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, दूसरा चीज है सल्फर, और तीसरा चीज है चारकोल। यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल, ये तीनों मिलकर बनाते हैं बारूद यानी कि गन पाउडर। इसको बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम था रोजर बेकन। सबसे पहले इन्हें रोजर बेकन ने बनाया था। दूसरा जो आपका एक्सप्लोजिव है उसका नाम है RDX। इसे भारत में RDX कहते हैं, याद रखिएगा। RDX का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। इसे भारत में RDX कहा जाता है। ठीक है, भारत में RDX कहने का मतलब ये है कि इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप इसे अमेरिका में बात कीजिएगा तो इसको साइक्लोनाइट बोलते हैं, RDX को ही। मटेरियल वही है, नाम अलग है। RDX भारत में बोलेंगे, अमेरिका में बोलेंगे साइक्लोनाइट। इटली में इसको T4 बोलते हैं, T4। और जर्मनी में इसको हेक्सोजेन बोलते हैं, हेक्सोजेन। ठीक है, हेक्सोजेन। ठीक है, तो सब जगह इसका अपना अलग अलग नाम है। काम यही है, ये एक प्लास्टिक विस्फोटक है जो 1510 किलो कैलोरी प्रति केजी, 1 किलो अगर हम लोग RDX लेंगे तो उससे 1510 किलो कैलोरी हीट निकलेगा। काफी डेंजरस होता है। और इसके खोजकर्ता है
हेनिंग्स। ये हेनिंग्स जो हैं ये आपके 1899 में आरडीएक्स की खोज किए थे। और हम लोग देख लेते हैं टीएनटी, टीएनजी, टीएनपी, इस तीनों का फुल फॉर्म तो जरूर याद रखिए। टीएनटी का मतलब होता है ट्राई नाइट्रोटोलुइन, टीएनजी का मतलब होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, और टीएनपी का मतलब होता है ट्राई नाइट्रोफिनोल। ये तीनों का फुल फॉर्म आपको एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, यूजफुल है ये। टीएनटी, टीएनजी और टीएनपी। टीएनटी को याद रखिएगा, इसका यूज दैनिक खदानों में चट्टान उखाड़ने में उपयोग किया जाता है। चट्टान में इसको बांध देगा, फोड़ देता है, चट्टान कबर जाता है। ठीक है, तो टीएनटी का यूज किया जाता है खदान में, माइंस वगैरह में चट्टान को उखाड़ने में इसका यूज किया जाता है। अगला जो हमारा है एक्सप्लोजिव, उसका नाम है डायनामाइट। डायनामाइट की खोज करता है अल्फ्रेड नोबल, और इन्हीं अल्फ्रेड नोबल के नाम पे हम लोग नोबल प्राइज देते हैं। ये डायनामाइट जो है ये एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव है, और इसे नाइट्रोग्लिसरीन से बनाया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन इसका मुख्य घटक है, ये आप याद रखिएगा, इसका मुख्य घटक क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन है। यानी कि अगर हम लोग डायनामाइट का आपका क्वालिटी चेक करेंगे, तो इसका क्वालिटी हम लोग को नाइट्रोग्लिसरीन का परसेंटेज के आधार पर ही, यानी कि ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है इसके परसेंटेज के आधार पर ही तय होता है। अगर ये इसका परसेंटेज 20%, 40%, 60% और 75% होता है। यानी कि अगर सबसे अच्छा डायनामाइट है, जो सबसे स्ट्रांग है, वो है 75%, प्रबलतम, स्ट्रॉन्गेस्ट। और सबसे कम स्ट्रॉन्ग, वीक है, वो है 20%, न्यूनतम प्रबल है। यानी कि अगर नाइट्रोग्लिसरीन की मात्रा 20% है, तो वो वीकेस्ट होगा, सबसे वीक होगा डायनामाइट। और अगर नाइट्रोग्लिसरीन का परसेंटेज 75% है, तो ये प्रबलतम माना जाता है। एक्चुअली डायनामाइट जो है वो काफी रिएक्टिव है, काफी क्रियाशील है। यानी कि इसको सुग्राही बोलते हैं। सुग्राही यानी कि तुरंत सुलग जाता है। ठीक है, इसकी सुग्राहिता यानी कि क्रियाशीलता को कम करने के लिए इसमें एक तत्व मिलाया जाता है, एक मटेरियल मिलाया जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, किशेलगर। किशेलगर, ये किशेलगर, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डायनामाइट की जो क्रियाशीलता है उसको कम करने के लिए किशेलगर मिलाते हैं, नहीं तो ये इतना क्रियाशील होता है कि आप यूज करने जाएंगे फट जाएगा, पहले ही फट जाएगा। अमेरिका में किशेलगर का एक अल्टरनेटिव है, इसकी जगह कुछ और यूज करता है। अमेरिका में किशेलगर के स्थान पर कास्ट चूड़ा में NaNO3 सोडियम नाइट्रेट मिला के यूज किया जाता है। तो ये आपका डायनामाइट हो गया। तो ये चारों आपका एक्सप्लोजिव हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा पेस्टिसाइड्स यानी कि पीड़कनाशी। पीड़कनाशी ऐसे जीव हैं, जो ऐसे पदार्थ हैं जो छोटे बड़े जीवों को मारने के काम आते हैं। जैसे आपका इंसेक्टिसाइड हो गया कीटनाशी, फंगीसाइड हो गया कवकनाशी, वीडीसाइड हो गया आपका खरपतवारनाशी, और लार्वीसाइड आपका लार्वानाशी। यानी कि ऐसे, साइड का मतलब ही होता है मारना, मारना, किसी भी छोटे बड़े जीवों को मारना साइड कहलाता है। पेस्टिसाइड्स जो है पीड़कनाशी, ये इंसेक्टिसाइड भी हो सकता है, फंगीसाइड भी हो सकता है, वीडीसाइड भी हो सकता है, लार्वीसाइड भी, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए कुछ हम लोग पेस्टिसाइड्स के बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं। सबसे पहला आपका पेस्टिसाइड है स्टोमक पॉइजन यानी कि उदर विष। स्टोमक पॉइजन नाम से ही जानते हैं, ये जीव जंतु के स्टोमक यानी कि अमाशय को क्षतिग्रस्त करते हैं। जिस जीव को आप मारना चाहते हैं उसके स्टोमक पर अटैक करता है। और इसका एग्जाम्पल है आर्सेनल, ARSENAL, आर्सेनल। ये आर्सेनल जो है, जिस जीव को आप मारना चाहते हैं उसके स्टोमक पे, अमाशय पे अटैक करता है, इसलिए इसका नाम है स्टोमक पॉइजन। आगे आप भी खा लीजिएगा, मानव भी अगर खा लेगा तो उसके स्टोमक पर अटैक करेगा। अगला कॉन्टैक्ट पॉइजन, स्पर्श विष का बात करते हैं। कॉन्टैक्ट का मतलब ही होता है ये स्किन, स्किन पे ही कॉन्टैक्ट होगा ना, कहीं भी कॉन्टैक्ट होता है तो ये स्किन के द्वारा प्रवेश करते हैं। ये जो आपका पेस्टिसाइड्स हैं, जिस जीव को आप मारना चाहते हैं उसके स्किन के थ्रू उसके शरीर में घुस जाते हैं और उस पर अटैक करते हैं। इसका एग्जाम्पल है DDT। DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। और DDT के खोज करता है पॉल मूलर 1948 में। 1948 में पॉल मूलर ने DDT की खोज की थी। और हम लोग कुछ और इसके बारे में जानते हैं। कॉन्टैक्ट पॉइजन, मेलाथियोन, एल्ड्रीन, और एक है आपका ZN3P2। ZN3P2 को बोलते हैं जिंक फॉस्फेट। ये चूहा, गिलहरी, ये सबको मारने में काम आता है, इसलिए इसको रोडेंटिसाइड या रैट किलर भी बोलते हैं। रैट किलर, रैट किलर। ठीक है, जिंक फॉस्फेट, इसका नाम भी याद रख लीजिए, जिंक फॉस्फेट, जिंक फॉस्फेट। और एक और है आपका लेड आर्सिनेट, लेड आर्सिनेट, ये भी आपका कॉन्टैक्ट पॉइजन का एग्जाम्पल है। अगला है स्मोक पॉइजन यानी कि धूमन विष। ये कभी भी कोई धुआं करेंगे तो हमारे शरीर में वो नोज के थ्रू, लंग्स के थ्रू हमारे शरीर में जाएगा। यानी कि ये क्या करता है, जिस जीव को आप मारना चाहते हैं
उस जीव के श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्षतिग्रस्त करते हैं। और इसका दो एग्जाम्पल है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, और दूसरा एग्जाम्पल है PS3 फॉस्फीन। यानी कि HCN और PS3 जो है वो स्मोक पॉइजन का एग्जाम्पल है। अगला है प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन। ये काफी डेंजरस होता है और ये जनरली आपको कॉपर से और मरकरी से बनाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म का हिंदी होता है जीव द्रव्य। ठीक है, जंतु के जीव द्रव्य को ही नाश कर देता है, यानी कि सेल पर अटैक करता है। सेल सेल में आपका होता है प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य, सीधा सेल पर अटैक करेगा और उसको क्षतिग्रस्त कर देगा। डाइकोफॉल, डाइकोफॉल जो होता है ये आपका माइट्स को नष्ट करने के काम में ली जाती है। माइट्स, ठीक है, जनरली इसका माइट्स जो है दीमक वगैरह जो खा जाते हैं लकड़ी वगैरह को, उसी को माइट्स है, माइट्स उसी को बोला जाता है। तो डाइकोफॉल जो है इसका छिड़काव किया जाता है ज्वार, कपास, मिर्च, धनिया ईटीसी पर किया जाता है ताकि उस पर जो कीड़ा लगता है उसको वो खत्म कर दिया जाए। कार्बफ्यूरॉन, कार्बफ्यूरॉन जो है ये पादप भक्षी है और गोल कृमि यानी कि राउंड वर्म को नष्ट करता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कभी भी कार्बफ्यूरॉन, तो वो पादप भक्षी है और गोल कृमि, इस दोनों को नष्ट करता है। उसमें काम आने वाला ये पेस्टिसाइड है कार्बफ्यूरॉन। अगला है BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका फुल फॉर्म होता है BHC का बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या इसी को गैमेक्सीन भी बोलते हैं। ये एक कीटनाशी है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है C6H6Cl6 यानी कि तीनों 666। इसको सिर्फ 666 भी बोल दीजिएगा ना, आप समझ लीजिएगा ये गैमेक्सीन है यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। 2,4-D, 2,4-D का फुल फॉर्म होता है 2,4, 2,4 से तो 2,4 आ गया, और डी का मतलब होता है डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड ये एक खरपतवार नाशी है, वीडीसाइड है। खरपतवार किसको बोलते हैं? जहां पर आप कोई फसल उगाइएगा, मान लीजिए कि आप यहाँ पे उगाए हैं धनिया, और धनिया के साथ कुछ जंगली प्लांट भी उग जाता है, देखते हैं अनवांटेड प्लांट जो आप चाह नहीं रहे हैं फिर भी जबरदस्ती उग गया है। वो क्या करेगा, आप जो प्लांट आप उगाए हैं यानी कि धनिया उगाए हैं, तो धनिया को जो पोषक तत्व मिलने वाला था वो पोषक तत्व वो वीड आपको खाने लगेगा। तो जो जिस पेड़ को आप लगाए हैं उस पेड़ को अच्छा पोषक तत्व मिलेगा ही नहीं, उसका सारा पोषक तत्व तो आपका दूसरा खरपतवार खा लेगा। इसीलिए इस खरपतवार को जो अनवांटेड प्लांट है उसको हटाने के लिए हम लोग 2,4-D उसमें मिलाते हैं, यानी कि 2,4 डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जो खरपतवार को खत्म कर देता है, हमारे मेन प्लांट को खत्म नहीं करता है। और यह कृत्रिम ऑक्सीन है। 2,4-D क्या है? कृत्रिम ऑक्सीन। ऑक्सीन हार्मोन को बोला जाता है। हार्मोन, ऑक्सीन हार्मोन प्लांट में पाया जाता है, लेकिन कृत्रिम रूप से जो आपका ऑक्सीन है वो 2,4-D है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुछ प्राकृतिक कीटनाशी के बारे में देख लेते हैं, नेचुरल पेस्टिसाइड के बारे में देख लेते हैं, जिसको मॉस्किटो किलर भी बोलते हैं। ये है नीम हो गया, पायरेथ्रम हो गया और एलिथ्रीन हो गया। नीम, पायरेथ्रम और एलिथ्रीन जो है इस मॉस्किटो किलर है। आप घर में अपना नीम का पत्ता जला दीजिए, सूखा हुआ नीम का पत्ता, आप देखिए सारा मच्छर भाग जाएगा। ये एक नेचुरल पेस्टिसाइड का काम करता है। तो 3 टॉपिक आपका खत्म हो गया। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है पॉलीमर, और ये लंबा टॉपिक है और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। याद रखिए इससे पहले हम आपको बायोलॉजी के लेक्चर में पॉलीमर पढ़ाए हुए हैं, जिसमें हम आपको बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं। उतना डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ चीज जो वहाँ छूट गया है उस चीज को यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, पॉलीमर का अगर हम लोग बात करें तो पॉलीमर शब्द देने वाले हैं बर्जीलियस, और ये प्रोटीन के खोजकर्ता करने वाले भी बर्जीलियस ही हैं। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं जो पॉलीमर होते हैं ये एक लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत लंबा चेन होते हैं, और ये छोटे छोटे मोनोमर्स के द्वारा बने होते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ एक चित्र बनाते हैं, यहाँ एक चित्र बना, ठीक है, ये है पॉलीमर। तो ये छोटा 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 ग्रुप से मिलकर बना होगा, छोटा 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 ग्रुप्स। ठीक है, ये छोटा छोटा ग्रुप्स को अगर आप कुछ डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दीजिएगा और मिला दीजिएगा तो ये पॉलीमर बन जाएंगे। ये पूरा हो गया आपका पॉलीमर। लेकिन इसमें से अगर एक को उठा लें, किसी एक को, तो उस एक को हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोमर। क्या बोलेंगे? मोनोमर। यानी कि पॉलीमर जो है, पॉली का मतलब होता है बहुत, और मोनो का मतलब होता है एक। तो बहुत सारे एक मिलके ही तो बहुत बनाएंगे, यानी कि बहुत सारे मोनो मिलकर ही पॉली का निर्माण करते हैं। इसलिए लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ स्मॉल मोनोमर्स आर कॉल्ड पॉलीमर्स। यानी कि पॉलीमर जो है छोटे छोटे मोनोमर के द्वारा मिलकर बना होता है। जैसे आपसे बात करें प्रोटीन, प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड। यानी कि प्रोटीन का मोनोमर क्या है?
अमीनो एसिड है। प्रोटीन बड़ा मॉलिक्यूल है और छोटा छोटा अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। उसी तरह अगर आपसे पूछे डीएनए का मोनोमर क्या है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और अमीनो एसिड का अगर बात करें तो हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें से 10 इसेंशियल होते हैं और 10 नॉन इसेंशियल होते हैं। ये हम आपको बायोलॉजी में पढ़ा चुके हैं। आगे याद रखिए, पॉलीमर का जो वजन नापने की इकाई है उसको डाल्टन बोलते हैं। डाल्टन याद रखिएगा, पॉलीमर के वजन नापने की इकाई को डाल्टन कहा जाता है। डाल्टन है, डाल्टन। बहुलक का यानी कि पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट यानी कि अनुभार कितना होता है, 10⁻³ से 10⁻7 डाल्टन। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, शायद राजस्थान के किसी एग्जाम में पूछा था। ठीक है, और राजस्थान के एग्जाम में आपका 10⁻³ से 10⁻7 डाल्टन ये क्वेश्चन पूछा होता कि डाल्टन किसकी इकाई है, तो ये वजन की इकाई है किसकी, पॉलीमर की। यानी कि पॉलीमर का अगर वजन नापेंगे वो डाल्टन में नापेंगे। अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर पॉलीमर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला नेचुरल पॉलीमर यानी कि प्राकृतिक बहुलक, दूसरा सेमी सिंथेसाइज पॉलीमर यानी कि अर्ध संश्लेषित। संश्लेषित का मतलब होता है मैन मेड। ठीक है, तो यहाँ पर सेमी सिंथेसाइज्ड पॉलीमर कहा जाता है यानी कि अर्ध संश्लेषित। और लास्ट है सिंथेसाइज्ड पॉलीमर यानी कि संश्लेषित बहुलक। तो आप ये समझ लीजिए, नेचुरल पॉलीमर का आप एग्जांपल याद रख लीजिए, प्रोटीन, कपास, रेशम, सेलुलोज, स्टार्च, काइटिन, ग्लाइकोजन और इनुलिन। ये आपका टोटल 8 आपका एग्जाम्पल है। इस 8 एग्जाम्पल को एकदम रट जाइए, ये 8 एग्जाम्पल आपका प्राकृतिक पॉलीमर का एग्जाम्पल है। अर्ध संश्लेषित में आपको क्या, देखिए अर्ध संश्लेषित को याद नहीं करना है। सेलुलोज आपका किस प्रकार का पॉलीमर है, तो नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, इसी सेलुलोज में आप नाइट्रेट और एसीटेट वर्ड जोड़ दीजिए तो सेमी सिंथेसाइज्ड पॉलीमर हो जाएगा। सेलुलोज नाइट्रेट और सेलुलोज एसीटेट। सेलुलोज एसीटेट को रेयन बोल देते हैं कभी कभी, और ये सिंथेसाइज्ड पॉलीमर है, अर्ध संश्लेषित पॉलीमर है। सिंथेसाइज्ड पॉलीमर का एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो नाइलॉन, पीवीसी, पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, टेरिलीन को ही डेक्रॉन बोलते हैं, टेरिलीन या डेक्रॉन, पॉलीथीन, बेकलाइट, मेलामाइन, स्टाइरिन और ग्लीपटल। ग्लीपटल भी आपको याद रखना है, ग्लीपटल आपसे ग्लीपटल क्या है, ग्लीपटल एक संश्लेषित बहुलक है, सिंथेसाइज्ड पॉलीमर है। याद रखिए, आपको अभी रटना है, बाद में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, आगे नीचे हम लोग और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इस सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर के आधार पर पॉलीमर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्ट्रक्चर यानी कि पॉलीमर का जो मोनोमर है वो किस तरह से जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग रेखीय लीनियर का बात करते हैं तो ये जो मोनोमर है, पहला मोनोमर और दूसरा मोनोमर, ये एक दूसरे के पैरेलल होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, यानी कि रेखीय, इसको क्या बोलते हैं, रेखीय। इसका एग्जांपल है पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीस्टाइरीन। और एक और एग्जांपल इसका एचडीपी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो ये 3 एग्जांपल हो गया, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ये आपका रेखीय यानी कि लीनियर का एग्जांपल हो गया। अब अगर शाखित का बात करते हैं, ये एक मोनोमर हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि जितने भी मोनोमर हैं वो सब एक ब्रांच के जैसा यानी कि शाखित रूप में जुड़े हुए होते हैं। तो इसका एग्जांपल है रबड़ और एलडीपी, लो डेंसिटी पॉलीथीन। रबड़ और लो डेंसिटी पॉलीथीन, अब समझ लीजिए अंतर क्या है। ठीक है, लीनियर और ब्रांच्ड इस दोनों को मिला दीजिए तो क्रॉस लिंक्ड हो जाएगा लास्ट वाला, यानी कि पैरेलल भी है, देखिए ये सब पैरेलल है, और ब्रांच्ड भी है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी है। यानी कि मोनोमर जो है वो लीनियर और ब्रांच्ड दोनों मिल गया तो ये बन जाता है क्रॉस लिंक्ड। ठीक है, और इसका एग्जांपल बैकलाइट और मेलामाइन, इसी दोनों को याद रखना है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा लीनियर 3 एग्जांपल क्या याद रखना है, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन और एचडीपी। ब्रांच्ड का रबर और एलडीपी, क्रॉस लिंक का बैकलाइट और मेलामाइन। चलिए, हो गया। अगला, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर पॉलीमर को 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला है इलास्टिक, दूसरा थर्मोप्लास्टिक, तीसरा है फाइबर, चौथा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, तो इलास्टिक का अगर हम लोग बात करें तो रबर आपका इलास्टिक है। देखिए रबर को आप खींच सकते हैं, ब्यूना एन, ब्यूना एस। ब्यूना एन और ब्यूना एस के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। ठीक है, रबर जो है वो आइसोप्रीन और नियोप्रीन। आइसोप्रीन होता है नेचुरल रबर,
नेचुरल रबर। नियोप्रीन होता है सिंथेसाइज्ड रबर। नियोप्रीन क्या होता है? सिंथेसाइज्ड रबर। तो दोनों में अंतर अंतर होता है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर समझ लीजिए। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? जिसको आप गर्म करके पिघला कर फिर से आकार में बदल सकते हैं दूसरे आगे, जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, इसको फिर से गर्म करके फिर से पॉलीथीन बना सकते हैं, यानी कि फिर से उसको गर्म करके आकार को बदल सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है, इन्हें गर्म करके आप आकार इसका बदल नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया बैकलाइट, मेलामाइन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, ये तीन आपका एग्जाम्पल है। जबकि थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल था पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन और पीवीसी। ये पीवीसी और पॉलीस्टाइरीन जो है आपका नेचुरल पॉलीमर में आता था ना, देखिए देखिए तो लीनियर में आता था। हाँ, अगला अगला है फाइबर यानी कि रेशा। रेशा में आपका हो जाएगा पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड ग्रुप का ही एग्जांपल है नाइलॉन। नाइलॉन तीन तरह का होगा, नाइलॉन 6, नाइलॉन 66, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। इस तीनों टाइप का आपको हम डिटेल में बता देंगे। नाइलॉन तीन तरह का होगा, तो यानी कि नाइलॉन जो है वो आपका फाइबर, ना कि थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, नायलॉन जो है एक फाइबर है, फाइबर में आता है नायलॉन, रेशा में। पॉलिस्टर भी रेशा में आता है, फाइबर में आता है। पॉलिस्टर का एग्जांपल में हो जाएगा टेरिलीन और डेक्रोन। याद रखिए, पॉलीएमाइड और पॉलिस्टर यही दोनों एग्जांपल है आपका फाइबर का। पॉलीएमाइड में आपका आ गया नायलॉन, और पॉलिस्टर में आ गया टेरिलीन और डेक्रोन। दोनों एक ही, टेरिलीन को ही डेक्रोन बोलते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेचुरल पॉलीमर सबसे पहले हम लोग जितने पढ़े हैं, उत्पत्ति का, प्राकृतिक, सिंथेटिक, ये सब सबसे पहले नेचुरल रबर, नेचुरल पॉलीमर के बारे में पूरे डिटेल में देख लेते हैं। नेचुरल पॉलीमर यहाँ पे आपका आ गया। सबका एग्जांपल ले लेते हैं। कपास, सबसे पहले कपास, कॉटन, फिर रेशम, फिर सेलुलोज, फिर स्टार्च, फिर ग्लाइकोजन, फिर काइटिन, फिर इनुलिन, फिर प्रोटीन, फिर डीएनए। ये सारा आपका कितना है? टोटल कितना हो गया? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, नौ गो हो गया। नेचुरल पॉलीमर नौ गो। इस नौ को आप रट लीजिए, 9। इस 9 को आप रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। और सबका जो मोनोमर है वो भी याद कर लीजिए। जैसे कपास का बात करते हैं, कपास तो एक बड़ा मॉलिक्यूल हो गया, यानी कि पॉलीमर हो गया। ठीक है, इसका मोनोमर है सेलुलोज, यानी कि कपास किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। उसी तरह रेशम, सिल्क का बात करें तो ये प्रोटीन का बना होता है, यानी कि प्रोटीन का में भी किस प्रोटीन का? सेरीसीन प्रोटीन। सेरीसीन प्रोटीन से बना होता है आपका रेशम। और इसी सेरीसीन प्रोटीन के कारण जो रेशम का कीड़ा है, उसका जो हम लोग खेती करते हैं उसको सेरीकल्चर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रेशम का कीड़ा होता है वो जो प्रोटीन देता है, जिससे हम लोग रेशम बनाते हैं, सिल्क बनाते हैं, वो प्रोटीन का नाम ही है सेरीसिन प्रोटीन। उसी सेरीसिन के नाम पर सेरीकल्चर नाम पड़ा है। अगला, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन, इस चारों का मोनोमर है ग्लूकोज, यानी कि ये ग्लूकोज का बना होता है, ग्लूकोज। ठीक है, अगला है इनुलिन। इनुलिन जो है वो फ्रक्टोज का बना होता है। किसका बना होता है? फ्रक्टोज का। और आपका प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड का बना होता है, और डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। यानी कि इनुलिन फ्रक्टोज का बना होता है, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड का बना होता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। तो ये सारा आपका हो गया पॉलीमर, पॉलीमर। और ये सारा हो गया आपका मोनोमर। एग्जाम में आपसे पूछेगा, धड़ाक से आंसर मार देना, आगे बढ़ जाना। अगला, टेफ्लॉन का बात करते हैं। टेफ्लॉन, देखिए टेफ्लॉन, टेफ्लॉन को भी पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पॉलीथीन, ज्यादा अच्छा रहेगा। पॉलीथीन पहले पढ़ लेते हैं, वो बेटर है। पॉलीथीन इथीन का पॉलीमर है। ये सबसे बेसिक है, बेसिक। बेसिक वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि सब चीज इसी से डिराइव होगा, पॉलीथीन से ही डिराइव होगा। ठीक है, बताएंगे कैसे। देखिए, पॉलीथीन हो गया आपका, इथीन यानी कि CH2 फॉर्मूला याद रखिएगा। दो कार्बन, इसमें चार हाइड्रोजन। ये हो गया आपका, सॉरी ऐसे नहीं, डबल बॉन्ड होगा बीच में, यानी कि दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और आपको दोनों में दो हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया इथीन। अगर इसी चारों हाइड्रोजन को हटा के फ्लोरीन डाल दें, CF2 तो वो हो जाएगा टेफ्लॉन। देखिए अंतर समझिए, इसी CH2 में हाइड्रोजन को हटा, हाइड्रोजन का खेला है, सब हाइड्रोजन को हटा दिए, सबकी जगह फ्लोरीन डाल दिए, तो वो हो गया टेफ्लॉन। अब देखिए इसी में आगे बढ़ते हैं। इसी जो CH2 था, CH2 था, एक हाइड्रोजन को हटा दिए, उसकी जगह क्लोरीन डाल दिए, तो CH2 में से एक हाइड्रोजन हटा दिए, वहां पे क्लोरीन डाल दिए, तो ये हो गया PVC। ठीक है, उसी में अब देखिए
CH2 में से एक हाइड्रोजन हटा के वहां पे बेंजीन डाल दिए, क्या डाल दिए, बेंजीन। तो ये क्या क्या हो गया, पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। एक्राइल पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, ये एक्राइलोनाइट्राइल का बहुलक है। ये एक्राइलोनाइट्राइल क्या होता है, CH2 में एक हाइड्रोजन हटा के CN डाल दिए, साइनाइड ग्रुप डाल दिए, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल हो गया, ठीक है। तो यही आपका ये चारों देखिए, 1 2 3 4 5 टेफ्लॉन, पांचों आपको ये इथीन से ही बनता है। इथीन में ही हाइड्रोजन का खेला है। अब देखिए, सबसे पहले पॉलीथीन पढ़ लेते हैं। इथीन का बहुलक है, यानी कि इसका मोनोमर हो गया इथीन। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एलडीपी और एचडीपी। एलडीपी का मतलब हो गया लो डेंसिटी पॉलीथीन, यानी कि निम्न घनत्व पॉलीथीन। और एचडीपी का मतलब हो गया हाई डेंसिटी पॉलीथीन, यानी कि उच्च घनत्व पॉलीथीन। नाम पे नहीं जाना है, नाम से जस्ट ये उल्टा है। जैसे एलडीपी आपको दिख रहा है लो डेंसिटी, और एचडीपी दिख रहा है हाई, लेकिन हाई की जगह ये लो है और लो की जगह ये हाई है। उल्टा देखिए, उल्टा है। जैसे देखिए, इसमें एचडीपी कितना प्रेशर पे बनता है, 6 से 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे बनता है, जबकि एलडीपी 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर प्रेशर बनता है। नाम से तो इसको लो होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, लेकिन है ये ज्यादा। देखिए 6 और 7 से ज्यादा है 1000 से 2000, इसीलिए एलडीपी जो है एचडीपी से ज्यादा होता है हर चीज में। टेम्परेचर का भी बात करते हैं। एलडीपी बनाने के लिए, यानी कि लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए, टेम्परेचर आपको 350 से 570 केल्विन होना चाहिए। और एचडीपी के लिए 333 से 343 केल्विन। देखिए टेम्परेचर में भी आपका एलडीपी जीत गया। नाम है लो लेकिन है ज्यादा, इसीलिए एग्जाम में कभी कंफ्यूज नहीं करना है। नाम याद रखना, एलडीपी जो है पॉलीथीन का एग्जाम्पल है। यानी कि पॉलीथीन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एलडीपी और एचडीपी। एलडीपी से क्या क्या बनता है, लचीले पाइप, जो लचीला पाइप होता है, छोटी बोतलें, पॉली बैग, विद्युत तारों पर जो इंसुलेशन किया जाता है, वो आपका एलडीपी से बनता है। और एचडीपी का बात करें, एचडीपी से आपका बकेट यानी कि बाल्टी बनेगा, जो प्लास्टिक वाला बाल्टी बनता है, ठीक है। वो कूड़ादान, जो डस्टबिन बनता है, तो बाल्टी और कूड़ादान को एक के श्रेणी में डाल दीजिए। कठोर पाइप, बोतलें, देखिए हाई डेंसिटी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो देखने में कठोर होता है, छुइएगा तो आपको टाइट लगेगा, जबकि एलडीपी आपको छुइएगा तो वो लचीला लगेगा, लचीला। बोतल वगैरह आप छुइएगा तो बोतल आपको दब जाएगा, लचीला होता है बोतल, ठीक है। तो इसलिए आपको ये दिमाग बैठाना है, ये आपका लचीला होता है। और अगर हम लोग बात करें आगे, आ, हाँ, अगला हम लोग पढ़ते हैं टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है ये पॉली टेट्रा फ्लूरोइथेन, फ्लोरो फ्लोरो होता है, इसमें देखिए गलती लिखा गया, फ्लोरोइथेन, फ्लोरो इथेन, ठीक है। यानी कि टेट्रा फ्लोरोइथेन, मतलब 4 गो फ्लोरीन आपको इसमें जुड़ा रहेगा, 4 फ्लोरीन जुड़ा रहेगा। चलिए, तो यानी कि इसका मोनोमर क्या हो गया, पॉली वर्ड हटा दीजिए, जो बचा वो मोनोमर। तो ये मोनोमर हो गया टेट्रा फ्लोरोइथेन, फॉर्मूला CF2CF2। और टेफ्लॉन का यूज कहाँ किया जाता है, नॉन स्टिकी किचन वेयर बनाने में, यानी कि बिना चिपकने वाला ऐसा ऐसा बर्तन बनाने में जो आपका चिपके नहीं। ठीक, आगे आते हैं अगला, पीवीसी यानी कि पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका मोनोमर हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। पॉलीवर्ड हटा दीजिए, जो बचा वो मोनोमर हो जाएगा, यानी कि विनाइल क्लोराइड हो गया इसका मोनोमर, CH2CHCl। और इसका यूज कहाँ होता है, बरसाती कपड़ा बनाने में, बैग बनाने में, पाइप बनाने में, और विनाइल फर्श बनाने में। ये बनाने में पीवीसी का यूज किया जाता है। पॉलीस्टाइरीन का अगर हम लोग बात करें, तो इसमें पॉलीवर्ड हटा दीजिए, बचा क्या, स्टाइरीन। स्टाइरीन हो गया मोनोमर, यानी कि पॉलीस्टाइरीन जो है वो स्टाइरीन का बहुलक है, CH2CH C6H5, ये पॉलीस्टाइरीन हो गया। टीवी, रेडियो, ये सब, टीवी का जो कैबिनेट होता है, पीछे वाला ढांचा होता है, और रेडियो का जो कैबिनेट होता है वो पॉलीस्टाइरीन से ही बनता था। और विद्युत रोधी के रूप में वस्तुओं को लपेटने में भी इसका यूज किया जाता है। किसी वस्तु को आप विद्युत रोधी के रूप में लपेटिएगा तो वहां भी पॉलीस्टाइरीन का यूज होता है। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल का बात करें, तो ये एक्राइलोनाइट्राइल इसका बहुलक है, और इसका फॉर्मूला होता है CH2CHCN, CH2CHCN। इसी में अगर N लगा देंगे, यानी कि ये N मतलब बहुत सारा जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉली, ठीक है। जैसे CH2CH2 क्या होता है, इथीन, इसी में N लगा दिए तो हो गया पॉलीइथीन, पॉलीइथीन। आगे नायलॉन का बात करते हैं। नायलॉन एक फाइबर है, याद रखिएगा, फाइबर है, फाइबर। नायलॉन जो है पॉलीएमाइड से बना होता है, पॉलीएमाइड हम बता चुके हैं पहले, देखिए नहीं नहीं दिक्कत होती है। यहाँ देखिए फाइबर दो तरह का होता है, पॉलीएमाइड, पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर में टेरिलीन और डेक्रोन, और पॉलीएमाइड में नायलॉन। नायलॉन 3 प्रकार का, नायलॉन 6, नायलॉन 66, नायलॉन 2, नायलॉन 6। तो यहीं पे नायलॉन हम लोग ये तीनों पढ़ना है। चलिए नायलॉन में आते हैं।
नायलॉन में NY जो वर्ड है इसका मतलब होता है न्यूयॉर्क, और LON जो है इसका मतलब होता है लंदन। यानी कि नायलॉन का जो आविष्कार हुआ था, जिस साइंटिस्ट ने किया था, वो न्यूयॉर्क और लंदन से बिलोंग करते थे, या न्यूयॉर्क और लंदन में नायलॉन का आविष्कार हुआ था, यही आप समझ लीजिए। तो नायलॉन का मतलब होता है न्यूयॉर्क और लंदन, और ये पॉलीएमाइड से मिलकर बना होता है। मानव निर्मित पहला फाइबर है। देखिए, मानव निर्मित पहला पॉलीमर मत मार दीजिएगा ना, मानव निर्मित पहला पॉलीमर हो जाएगा बैकलाइट। आगे पढ़ाएंगे। मानव निर्मित पहला फाइबर रेशा, तो वो हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन 6 का बात करें तो ये किससे बनता है, याद रखिएगा, हेक्सा मिथाइलिन डायमीन प्लस एडीपिक एसिड। यानी कि इसका अगर हम लोग बात करें, ये होता है हेक्सा मिथाइलिन डायमीन और एडीपिक एसिड से मिलकर बना होता है। और दोनों का फॉर्मूला भी समझ लीजिए, NH2CH2 6 NH2 और COOH CH2। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आपसे कभी भी एग्जाम में ये फॉर्मूला नहीं पूछता है, बस ये याद रखिएगा। नायलॉन 6 किससे बना होगा, हेक्सा मिथाइलिन डायमीन प्लस एडीपिक एसिड, बस ये याद रखिएगा। जो हम आपका आगे आगे देखते हैं अगला। नायलॉन 6 का बात करते हैं, तो ये इसका जो मोनोमर है कैप्रोलैक्टम। क्या है, कैप्रोलैक्टम। ये आपको कैप्रोलैक्टम याद रखना, फॉर्मूला नहीं याद रखना, इसका फॉर्मूला आपसे कभी नहीं पूछेगा। नायलॉन 6 किसका मोनोमर है, किसका पॉलीमर है, तो कैप्रोलैक्टम का पॉलीमर है। अगला है नायलॉन 2 नायलॉन 6। ये नायलॉन 2 नायलॉन 6 के बारे में आपको नहीं याद रखना है ज़्यादा, इसलिए नहीं याद रखना है क्योंकि ये जो है आपका नायलॉन 2 नायलॉन 6, ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। बस इतना याद रखना है। जितने भी पॉलीमर हम लोग पढ़े हैं उसमें नेचुरल पॉलीमर के अलावा एकमात्र ऐसा आर्टिफिशियल या सिंथेटिक पॉलीमर है जो बायोडिग्रेडेबल होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आपसे अगर पूछ दे कि मानव द्वारा निर्मित पॉलीमर जो बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि जैव निम्न करणीय होता है, जैव निम्न करणीय, वो नायलॉन 2 नायलॉन 6 होता है। यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जमीन में पाए जाते हैं उनके द्वारा अपघट्य है, डिकम्पोजिबल है। और नायलॉन का यूज कहाँ होता है, देखिए नायलॉन का यूज होता है टायरों में, रस्सी में, पैराशूट में, ब्रश में, बरसाती कपड़े बनाने में, ये सब बनाने में नायलॉन का यूज किया। याद रखिएगा, जो आपका लिफ्ट का जो आपका रस्सी होता है ना, वो भी नायलॉन का बना होता है। नायलॉन की रस्सी जो है वो स्टील की रड से ज्यादा मजबूत होती है, ज्यादा मजबूत होती है। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगला हम लोग आते हैं टेरिलिन या डेक्रोन। ये पॉलिस्टर है, ये भी एक फाइबर है। बताए थे फाइबर में दो होता है, पॉलीएमाइड और पॉलिस्टर। पॉलीएमाइड में तो नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर में आपका टेरिलिन या डेक्रोन हो गया। ये टेरिलिन और डेक्रोन बनता किससे है, दो चीज से बनता है, इथिलीन ग्लाइकोल और टरथैलिक एसिड, टरफथैलिक एसिड। और इसका आपको फॉर्मूला याद रख लीजिए, CH2OH CH2OH, और ये आपका दोनों तरफ बेंजीन के दोनों तरफ COOH ग्रुप है। तो ये आपका हो गया आपका टेरिलीन का किससे बना होता है, इथिलीन ग्लाइकोल और टरफथैलिक एसिड। और अगर बात करें, ये भी एक फाइबर है, यानी कि पॉलिस्टर से बना हुआ है, और ये लीस्ट इन्फ्लेमेबल होता है, यानी कि न्यूनतम ज्वलनशील है। यानी कि ये जलता नहीं है जल्दी, टेरिलीन। इसीलिए अधिकतर कपड़ा जो है वो क्लोथ्स बनाने में, कपड़े बनाने में टेरिलीन का यूज या डेक्रोन का यूज किया जाता है। कपड़ा टेरिलीन का बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है कि ये जलता नहीं है, आपको आपको जल्दी जलेगा नहीं। आपको आग लगने से मौत भी तो हो सकती है, ये आपको जलेगा नहीं जल्दी। फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर में आपको तीन चीज पढ़ना है, बेकलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन और मेलामाइन। इस तीनों चीज को पूरे डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले आते हैं बेकलाइट। ठीक है, बैकलाइट का बात करें, इसकी खोज 1907 ईस्वी में लियो बैकलैंड के द्वारा किया गया था, और ये प्रथम संश्लेषित बहुलक है, पहला सिंथेसाइज्ड, फर्स्ट सिंथेसाइज्ड पॉलीमर है। यही क्वेश्चन हम आपको बता रहे थे, बैकलाइट। अगर यही आपको पूछेगा प्रथम संश्लेषित रेशा, रेशा अगर यहाँ पे यूज कर देगा वर्ड, प्रथम संश्लेषित रेशा, यहाँ पे आपको नाइलॉन मार देना है। क्या मारना है आंसर, नाइलॉन। ठीक है, अंतर है यहाँ पे, प्रथम संश्लेषित रेश बहुलक है, वहां पर रेशा है। ठीक है, ये बैकलाइट। और बैकलाइट का खासियत क्या है, ये ना तो जलेगा ना पिघलेगा, यानी कि ये जलेगा भी नहीं और पिघलेगा भी नहीं। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग सीडी, डीवीडी, कंघी, बिजली का स्विच, बर्तन वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। और ये बनता किससे है, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। यानी कि फिनोल में फॉर्मल्डिहाइड मिला देंगे तो ये बन जाएगा बैकलाइट। आगे आते हैं,
यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का बात करते हैं। ये आपको देखिए नाम में ही छुप गया, तो ये इसमें यूरिया तो होगा ही और फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि ये यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड के मिलने से बनेगा। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इसमें यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड से बनेगा। तो यूरिया हो गया और फॉर्मल्डिहाइड हो गया। और इससे क्या बनाया जाता है, अनब्रेकेबल क्रॉकरीज, यानी कि ना टूटने वाला कप। जनरली जो घर में गेस्ट वगैरह आते हैं, कप यूज करते हैं, कप को फोड़ के चले जाते हैं, तो उसके लिए यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का अगर आप कप बनाते हैं तो वो आपको ना टूटेगा, है ना, मतलब उसको आप पटक भी दीजिएगा तो टूटेगा ना जल्दी, ठीक है। तो वो अनब्रेकेबल कप होते हैं, ना टूटने वाले कप, इसी से बनते हैं यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन से। अगला है हमारा मेलामाइन। मेलामाइन आपको मेलामाइन से बनेगा और फॉर्मल्डिहाइड से बनेगा। यानी कि इस तीनों में देखिए, इसमें भी फॉर्मल्डिहाइड आया, बैकलाइट में भी, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन में भी आपका फॉर्मल्डिहाइड आया, और मेलामाइन में भी आपका फॉर्मल्डिहाइड आया। इसीलिए इस तीनों कंपाउंड को फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, आगे मेलामाइन का ये फॉर्मूला है, इसको याद कर सकते हैं, देख भी सकते हैं आप लोग। कोई जरूरी नहीं है इसको उतना डिटेल में पढ़ने का, इतना डिटेल में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये मेलामाइन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। आगे आते हैं रबर। रबर का बात करें तो रबर का साइंटिफिक नेम होता है हिबिया ब्राजीलियंसिस या फिर फाइकस ब्राजीलियंसिस। ये दोनों आपका रबर का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, और जनरली आप देखिए ब्राजीलियंसिस वर्ड से आप पकड़ सकते हैं कि ये ब्राजील का पौधा है। रबर मुख्य रूप से ब्राजील में उगाया जाता है। रबर किससे प्राप्त किया जाता है, प्लांट के लेटेक्स से। प्लांट में आप रबर के प्लांट में आप एक छोटा सा छेदा कर दीजिएगा तो वहां से गोंद जैसा चीज निकलेगा, है ना, एक लिक्विड निकलेगा। उसी लिक्विड को लेटेक्स बोलते हैं। तो ये रबर जो है प्लांट के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, दो तरह का रबर होता है, एक प्राकृतिक रबर और एक कृत्रिम रबर। ठीक है, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है, याद याद रखिए आइसोप्रीन। और कृत्रिम रबर नियोप्रीन। ठीक है, दोनों को समझिए। प्राकृतिक रबर हो गया आइसोप्रीन और कृत्रिम रबर हो गया नियोप्रीन। दोनों में अंतर क्या है, देखिए अंतर ये है, 2 मिथाइल 1,3-ब्यूट-1-डाइइन, यानी कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड कार्बन मिथाइल, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि 2 मिथाइल 1,3-ब्यूट-1-डाइइन। आप इसको याद नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में ये नहीं पूछता है। एग्जाम में आपसे पूछेगा प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन, बस इसको याद रखना, आइसोप्रीन। और कृत्रिम रबर नियोप्रीन। ठीक है, उसके बाद ब्यूना एस और ब्यूना एन। ब्यूना एस और ब्यूना एन में अंतर क्या है, एस वर्ड पर ये जो रबड़ था ना आपका, रबड़ 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 में आपको ये यूज होता था, टू टू मिथाइल 1,3-ब्यूट-डाइइन। तो 1,3-ब्यूट-डाइइन इसमें से उठा लीजिए, 1,3-ब्यूट-डाइइन उठा लीजिए, इसमें से दोनों में से। दोनों रबड़ का फॉर्मूला है, चाहे प्राकृतिक रबड़ हो चाहे कृत्रिम रबड़ हो। टू से मिथाइल को गायब कर दिए, यहाँ मिथाइल को गायब कर दिए, यहाँ क्लोरीन को गायब कर दीजिए। ठीक है, तो बचेगा 1,3-ब्यूट-डाइइन। इसमें आप स्टाइरिन डाल दीजिए, स्टाइरिन, स्टाइरिन। ठीक है, यानी कि 1,3-ब्यूट-1-डाइइन में स्टाइरिन मिला दीजिएगा तो वो आ जाएगा ब्यूना एस। और 1,3-ब्यूट-डाइइन में अगर आप एक्राइलोनाइट्राइल डाल दीजिएगा तो वो आ जाएगा आपको ब्यूना एन। अब समझिए, स्टाइरीन से इसका नाम पड़ा एस और नाइट्राइल से नाम पड़ा एन, ब्यूना एस और ब्यूना एन। ठीक है, बस इतना ही समझना, ब्यूना एस में आपको स्टाइरीन होगा, ब्यूना एन में आपको एक्राइलोनाइट्राइल होगा, बस इतना आपको समझना। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, जैव अपघटनीय पॉलीमर, मतलब कि ऐसा जिसको माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन यानी कि डिकम्पोजिशन पॉसिबल हो। हम बताए थे सारा नेचुरल पॉलीमर आपका बायोडिग्रेडेबल है। और आपका नायलॉन 2 नायलॉन 6 ये भी बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल। और एक और है आपका PHB भी, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एंड वैलेरेट, ये भी आपको बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। ये आपको याद रखना है। ऑल नेचुरल पॉलीमर जिसमें आपका रबड़ हो गया, है ना, रबड़ बोले गलती से, है ना, जिसमें आपको सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, सेलुलोज हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, DNA हो गया, ये सब आपका नेचुरल पॉलीमर है ना। और नायलॉन 2 नायलॉन 6 तो हम आपको बता ही दिए हैं, पॉलीएमाइड का ये पार्ट है, पॉलीएमाइड। और ये PHB भी, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एंड वैलेरेट, ये भी आपको बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि
प्लास्टिक जैसे आप बोलते हैं ना कि प्लास्टिक जमीन में चला गया, करोड़ों वर्ष बाद भी वो प्लास्टिक निकालिएगा तो प्लास्टिक ही रहेगा, यानी कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। जीव उसको डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे, माइक्रोब्स उनको डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे। इससे आप देखिएगा जमीन के अंदर कोई पत्ता को डाल दीजिए, देखिएगा आप 2-3 महीना बाद वो पत्ता गायब हो जाएगा। क्यों? जमीन में जो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, उस पत्ता को खा के खत्म कर देंगे, है ना। लेकिन पॉलीथीन को नहीं खत्म कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉलीथीन जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। लेकिन नायलॉन टू नायलॉन 6 है, पीएचबी भी है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा, पीएचबी भी और ये नायलॉन टू नायलॉन 6 बायोडिग्रेडेबल है। अब आते हैं हम लोग फ्रियोन। सब पढ़ लिए, फ्रियोन के बारे में पढ़ना जरूरी है। फ्रियोन में आपका क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन होता है। ठीक है, देखिए फ्रियोन और हेलोजन में अंतर, हेलोन्स में अंतर क्या है? हेलोन्स किसको बोलेंगे? देखिए इसमें फ्रियोन में क्या होगा? कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। लेकिन हेलोन्स में क्या हो जाएगा? कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन के अलावा ब्रोमीन और आयोडीन एक्स्ट्रा आ जाता है, एक्स्ट्रा। ठीक है, यही अंतर है। अब देखिए CFCs का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि क्लोरीन और फ्लोरीन होगा, क्लोरीन और फ्लोरीन, इसी को फ्रियोन बोलेंगे। ठीक है, इसको HCFCs भी बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं, अगर इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया तो, है ना। अगर हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलेंगे, और हाइड्रोजन अगर जुड़ गया तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन बोल देंगे। ठीक है, यानी कि फ्रियोन्स जो है ये एक हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी हो सकता है। ये हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि इसमें हेलोजन होते हैं। हेलोजन का मतलब क्लोरीन, 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 ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हेलोजन बोलते हैं। इसलिए ये हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं फ्रियोन्स। आगे, ये ऑर्डरलेस होते हैं, यानी कि इसमें कोई गंध नहीं होती है। टेस्टलेस होते हैं, कोई टेस्ट नहीं होती है। नॉन फ्लेमेबल होते हैं, यानी कि अज्वलनशील होते हैं। लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, यानी कि बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। स्टेबल होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं कि उड़ जाते हैं हवा में। ठीक है, और ये जल में अपघटित नहीं होते हैं। ठीक है, यही कारण है कि वर्षा होने से फ्रियोन्स जो है, फ्रियोन्स की मात्रा कम नहीं होती है। देखिए आप समझिए ये ऑर्डरलेस है, इसमें कोई गंध नहीं हुआ। आप रेफ्रिजरेटर जब चलाते हैं या एसी चलाते हैं, एसी रूम में चलाते हैं, कोई गंध आता है? कोई गंध नहीं आता। क्यों? एसी में फ्रियोन्स का यूज होता है। लेकिन आपको कोई गंध आने लगेगा तो फ्रियोन यूज नहीं करेगा, इसीलिए वहां पे आपको ऑर्डरलेस हुआ। टेस्टलेस, कोई टेस्ट नहीं होता है, जलता भी नहीं है वो। लीस्ट रिएक्टिव होता है, रिएक्ट नहीं करेगा किसी चीज से, आपको ज्यादा हार्म नहीं करेगा। स्टेबल होता है, वोलेटाइल होता है, इसलिए इसका यूज रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह में फ्रियोन्स का यूज किया जाता है। ठीक है, ये टॉक्सिक भी नहीं होता, नॉन टॉक्सिक होता है। ठीक है, और ये मीथेन और इथेन के डेरिवेटिव होते हैं। देखिए जैसे CH4 है, यानी कि कार्बन पर आपको 4 गो हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इसमें आप चेंज कर देगा, हाइड्रोजन को हटा के कुछ और डाल देगा, तो वो उसको बोलेंगे डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव। ठीक है, यानी कि मीथेन और इथेन से बनता है ये फ्रियोन। और बात करते हैं, चूंकि ये जल में अपघटित नहीं होता है फ्रियोन, इसलिए जब भी हम लोग को पानी पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि फ्रिज से, रेफ्रिजरेटर से निकला फ्रियोन और हवा में चला गया, जब पानी पड़ता तो ये फ्रियोन को लेके नीचे जमीन में बैठ जाता, तो क्या होता है? हवा से फ्रियोन खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। फ्रियोन जो है, वर्षा होने से फ्रियोन्स की मात्रा कमी नहीं हो पाती है। देखिए फ्रियोन का हानि, डेंजरस चीज क्या है? ये फ्रियोन जो है, ये आपका अल्ट्रावायलेट रे को, जो पृथ्वी पर हम लोग का जो यूवी रे का जो लेयर है ना, अल्ट्रावायलेट रे का जो हमारा ओजोन लेयर है ना, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर में ये छेद कर देता है। छेद करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि फ्रियोन में जो क्लोरीन है, सबसे मेन है क्लोरीन। ये क्लोरीन जो है आपको ओजोन लेयर को छेद करने के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस है। इसीलिए इस फ्रियोन को हम लोग नहीं चाहते कि हवा में रहे, क्योंकि ये हवा में रहेगा तो ओजोन लेयर में छेद करेगा। ठीक है, ओजोन लेयर में छेद करेगा। अब साइंटिस्ट लोग सोचा कि ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम लोग जल में ये अपघटित हो जाता तो इसको जमीन पे गिरा देते। तो ऐसा नहीं है, ये जल में अपघटित नहीं होता है, यानी कि पानी में घुलनशील नहीं है। यही कारण है कि वर्षा होने से फ्रियोन्स की मात्रा में कमी नहीं हो पाती है। फ्रियोन्स हवा में ही रहता है और ये कंटिन्यूअसली ओजोन लेयर में छेद करता रहेगा, इसलिए फ्रियोन्स काफी डेंजरस है हमारे लिए, डेंजरस है। और बात करते हैं, ये नॉन कोरोजिव है, यानी कि संक्षारणीय नहीं है। इजिली लिक्विफेबल है, यानी कि इसको आसानी से द्रवीकृत किया जा सकता है, लिक्विड में बदला जा सकता है। इसका यूज प्रशीतक के रूप में किया जाता है, हम बता चुके हैं, एसी और रेफ्रिजरेटर में इसका यूज किया जाता है। और अन्य प्रयोग इसका क्या है? पेंट्स में, स्प्रे में, जेट इंजन वगैरह में भी फ्रियोन का यूज किया जाता है।
सबसे कॉमन फ्रियोन है CF2Cl2, डाइफ्लोरोइथेन। देखिए मीथेन जो होता है, ये होता है मीथेन, चारों हाइड्रोजन। इसमें दो हाइड्रोजन को हटा देगा और इसके जगह डाल देगा क्लोरीन, और दो हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह डाल देगा फ्लोरीन। तो ये क्या बन जाएगा, दो गो फ्लोरीन और दो गो क्लोरीन। तो इसी को बोल देंगे सबसे कॉमन है CF2Cl2, सबसे कॉमन हो गया ये। ठीक। अगला हम लोग बात करते हैं इसका नामकरण। फ्रियोन का नामकरण हम लोग ऐसे करते हैं, एक्स वाई, फ्रियोन लिख देंगे, डैश लिख देंगे, XYZ लिख देंगे। ठीक है। और ये एक्स क्या होता है, जितना कार्बन का नंबर होगा उससे एक कम, कार्बन -1। ठीक है। वाई क्या होगा, जितना हाइड्रोजन होगा उससे एक ज्यादा, हाइड्रोजन जितना होगा उससे एक ज्यादा। और जेड क्या होगा, जितना फ्लोरीन होगा उसी के बराबर, एग्जैक्ट। यानी कि लास्ट वाला फ्लोरीन बताएगा, पहला वाला कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा फ्लोरीन। अब देखिए जैसे इसका नामकरण कैसे करेंगे, CF2Cl2, इसका नाम क्या होगा, फ्रियोन 012, फ्रियोन 012। यानी कि इसमें देखिए, इसमें कार्बन कितना है, एक है कार्बन, तो कार्बन क्या था, एक और कम कर देंगे, तो एक था कार्बन तो जीरो कर दिए, कार्बन कितना हो गया, जीरो। ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला जो है हाइड्रोजन में एक ज्यादा, क्योंकि इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन हो गया 0+1, यानी कि 1 हो गया, 1। और फ्लोरीन कितना है, फ्लोरीन एक भी नहीं है, डाल दिए 0। सॉरी, फ्लोरीन इसमें दो था, फ्लोरीन इसमें दो है, फ्लोरीन दो है, तो यहाँ पे लिख दिए दो, क्योंकि फ्लोरीन की संख्या एकदम एग्जैक्ट लिखा जाता है। तो CF2Cl2 का नाम हो गया फ्रियोन डैश 012। C2F3Cl3, इसका नाम कैसे लिखेंगे, फ्रियोन, कार्बन जितना है उससे एक कम, कार्बन दो है तो यहाँ 1 लिख दिए। दूसरा में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन इसमें एक भी नहीं है तो 0+1, 1 हो गया। और यहाँ पे फ्लोरीन 3 है तो 3 लिख दिए, तो फ्रियोन 113 इसका नाम हो गया। ये लिखने का तरीका है, नाम लिखने का तरीका है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं और फ्रियोन पे बात करते हैं। ये वायुमंडल के समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद ओजोन लेयर यानी कि ओजोन परत को अपघटन करते हैं, क्षय कर देते हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा नुकसान जो है क्लोरीन पहुंचाता है, इस फ्रियोन में जो क्लोरीन होता है ना, ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। और ओजोन लेयर की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन यूनिट में, और इस ओजोन लेयर को बचाने के लिए, ओजोन लेयर के अपघटन को कम करने के लिए 16 सितंबर 1987 को एक समझौता किया गया था, इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसीलिए 16 सितंबर को हम लोग ओजोन कंजर्वेशन डे मनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं। तो ये था हमारा आज का केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का दूसरा टॉपिक, जो कि कंप्लीट कर दिया गया है। और इसके बाद 4 वीडियो और आएगा और केमिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। दो दो वीडियो आएगा आपका केमिकल बॉन्डिंग पे, और 2 वीडियो आएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पे, और आपका केमिस्ट्री यहीं पे सब समाप्त हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे वीडियो फैलाइएगा। धन्यवाद।